हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब से जनता पार्टी, जनता दल और जनता दल सेकुलर, ये 3 नाम बदलते आए हैं पार्टी के, जब से बनी है तब से आज तक बीदर में ये पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी कभी कंपटीशन में नहीं रही, जीतना तो दूर की बात है। सेकंड एक बात कह रहा हूँ, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जनाब, जो जनता दल के जो कैंडिडेट साहब हैं वो सिर्फ जो है ना ओल्ड सिटी में फिरकर यहाँ के सिर्फ सेकुलर वोटों को, माइनॉरिटीज़ के वोटों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है ना बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुकाबला उनके साथ नहीं है। मैं पहले ही बता चुका कि जनता दल कभी मुकाबले में नहीं रही, आज तक कभी भी नहीं रही। आप तारीख निकाल कर देख ले, तीसरे और चौथे नंबर पर रही है। आज जो है ना बीजेपी के साथ हैं वो लोग। हमारा जो उम्मीदवार है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है यहाँ पर जनाब रहीम खान साहब, वो एक इंतहाई सेकुलर उम्मीदवार है। तमाम तबक़ात की तायद उनको हासिल है और जो है ना ज़्यादातर जो है ना मैंडेट उनकी फेवर में है। हम अगर उनका काम यह है कि माइनॉरिटीज़ के वोट और दीगर सेकुलर वोट्स को डिवाइड करें और उसका फ़ायदा रास बीजेपी को पहुँचे। ये ऐसा इल्ज़ाम है उन पर। वो उस वक्त की बात है जब जो है ना इकबाल अहमद सरड़गी जो है ना एमएलसी के लिए कैंडिडेट थे, उस वक्त की बात है, मुझे याद है ये, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। कोविड में सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा मसरूफ़ मैं रहा हूँ। मैं तो कहीं पर जो है ना सूर्यकांत साहब का चेहरा भी नहीं देखा मैं कभी। अब वो उनके कोई आदमी कुछ करे होंगे, वो उसका मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता। और एक और ख़ास बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोग आज जो है ना जनता दल के कैंडिडेट के साथ नज़र आ रहे हैं, ये कोई नए लोग नहीं हैं। 99 में जुल्फ़िकार हाशमी के ख़िलाफ़ काम करने वाले भी यही लोग थे। उस जुल्फ़िकार हाशमी के साथ इन्होंने जब बच्चे थे उनको मालूम ही नहीं है उस वक्त के क्या हालात थे। जीते वक्त तो इनको तजुर्बा ही नहीं है कुछ। सारा काम करने वाले हम थे, जुल्फ़िकार हाशमी का पूरा काम हम करें। ये इस किस्म की गलत बात सामने आना नहीं चाहिए। कोविड के टाइम में ओल्ड सिटी के अंदर हमारे तो देखने में कुछ नहीं आया। ओल्ड सिटी में रहीम खान का भी कोई कंट्रीब्यूशन हमको नज़र नहीं आया। बाहर साइड से में कर रहे होंगे वो सिटी प्रेसिडेंट यूसुफ वगैरह। रहीम खान को हम बहुत शिकायत करें कोविड के टाइम पे, लेकिन एक तो क्या था, ये जो कानून था, ये कानून ही कुछ ऐसा था कि सारे पावर्स जो है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को थे। तो एतबार से खाली रहीम खान हम बोलते बैठे तो भाई आप पूछिए बंडप्पा कासिमपुर साहब क्या करे साउथ में। तो हर जगह का मसला ऐसे ही है कि टोटल पावर्स जो थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ज़रा डीसी जो है ना बात नहीं मान रहे थे। हुकूमत का जो भी जो है ना उनको हिदायत रहते थे, वो चाहे किसी भी एतबार से हो, वो उस पर अमल कर रहे थे। हमको तो ओल्ड सिटी के लिए रहीम खान साहब का ज़्यादा ताउन नज़र नहीं आया। हाँ, अगर काम के बारे में अगर किसी की कोई शिकायत है, हो सकता है किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो। अगर आपको किसी सुई की चुभन से अगर तकलीफ़ हो रही है तो सुई निकाल कर कोई सब्बल नहीं डाल लेता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पर जनता दल के जो उम्मीदवार आज हमारे पास हैं, इनकी हिस्ट्री पूरी औरात में महफूज है। और पहली बात तो ये है कि वो जीतने के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। वो इलेक्शन सिर्फ जो है ना माइनॉरिटीज़ के वोट को काटने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी गुज़िश्ता 3 मरतबा कोशिश करी, रहीम खान को नहीं हरा सकी। तो उनका एक नया फार्मूला ये आया कि उनके वोट जब तक कट नहीं होंगे तब तक जो है ना हम जीत नहीं सकते। ऐसा है, वो किसी भी कम्युनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे जहाँ पर मसला ऐसा आ जाता है। अब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा डायनामिक एमएलए जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा डायनामिक एमएलए शायद रहीम खान साहब नहीं है। लेकिन हम जब बात आती है इलेक्शन की, तो मौजूदा जितने कैंडिडेट्स रहते हैं उनमें से ही देखना पड़ेगा, बजाय उसके कि हम जो है ना चोला बदल कर आने वाले लोग
सांप अगर अपनी कचरी उतार देता है तो उसका जहर कम नहीं हो जाता, बल्कि वो और स्ट्रांग होकर जो है ना सामने आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ चोला बदल लेने से काम होने वाला नहीं, और जनता दल का जो है ना यहाँ पर कोई वोट बैंक नहीं है। ये जितना भी रूमर्स नज़र आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಖಿದ್ಮತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿಯವರು ಬೀದರ್ನ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ನೀಡಿ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ, ಆದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮತಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆಯೇ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಹುತೇಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂಬುವಂತಿತ್ತು, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಗುಮ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು ಎಂದು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು 3 ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಿಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿಯವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾವಿನಂತೆ ಬರೀ ಮೇಲಿರುವ ಚರ್ಮ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಒಳಗಿರುವ ವಿಷ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬರೀ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇ 10 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ನೀಡದೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸಿ, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಕಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಆದರೂ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ವಿರೋಧ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಹಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೈನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇವಲ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಶಾಸಕರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಹೀಂ ಖಾನ್ 3 ಅವಧಿಯ ಶಾಸಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಶಾಸಕತ್ವದ ವೈಫಲ್ಯದತ್ತ ನೋಡದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತಬಾಂಧವರು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. मैं सैयद मंसूर अहमद खादरी, चेयरमैन खिदमत फाउंडेशन, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ अहम बातें अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि खिदमत फाउंडेशन एक ज़माने से रजिस्टर्ड जो है ना इदारा है,
जो अवाम की खिदमत में लगा रहता है। इसके तहत मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ जो है ना हम काम करते हैं। वोटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का काम भी करते हैं। वोटर्स फोरम बनाकर सेकुलर वोट्स को डिवाइड होने से बचाने का भी काम करते हैं। और फिर मौका ब मौका जो भी काम आते हैं वो हम इसके ज़िम्मन में करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो असम्बली का कर्नाटक असम्बली का इलेक्शन 10 मई को होने जा रहा है, ये इंतहाई अहम इलेक्शन है और ये जनरल इलेक्शन को डिसाइड करेगा और ये बताएगा कि जनरल इलेक्शन का मोड क्या होगा। ये कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में ये बात मालूम होगी। ये चूँकि हमारे पास मरकज़ में और रियासत में दोनों जगह कुछ ऐसी सरकारें बरसर इक़्तिदार हैं जो अवाम के लिए कुछ सहूलतें पहुंचाने के बजाय, उनके लिए रोज़गार की फ़िक्र करने के बजाय, महंगाई पर तवज्जो देने के बजाय और दीगर मसाइल को हल करने के बजाय वो सिर्फ नफ़रत की सियासत कर कर अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। मुल्क के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। हर जगह गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक वर्क्स होते हैं इनके ज़रिए। ये जो कर्नाटका में जो बीजेपी की जो हुकूमत थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत थी क्योंकि उनको अवाम का मैंडेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरी इलेक्टेड मेंबर्स को ख़रीद कर, उनको ईडी का डर बताकर, उन्हें ख़रीद कर और फिर जो है ना अपनी पार्टी में शामिल करके वो हुकूमत बनाए। और जब से हुकूमत बनाए यहाँ पर कर्नाटक में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। डेवलपमेंट से मुराद ना जो है ना उनकी तवज्जो रोज़गार की तरफ है, ना उनकी तवज्जो जो है महंगाई की तरफ है, ना उनकी तवज्जो और किसी मामले में है। सिर्फ किस तरह जो है ना मुसलमानों को, दलितों को और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाए और वोट हासिल किया जाए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क भारत में हमारे सेकुलर जहन के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और होता क्या रहा है, सेकुलर वोट आम तौर पर तकसीम होते रहे हैं और उसका फ़ायदा ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को मिलता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का अहम मकसद यही है कि मैं उन तमाम सेकुलर जहनियत रखने वाले वोटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी अच्छे लोग, सेकुलर जहन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपस में बट जाते हैं और उसका सीधा रास्त फ़ायदा ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को होता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोटर्स फोरम के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोट अपने तमाम वोटों का मुत्तहिदा इस्तेमाल करें, वो इंतशार में ना पड़ें। आज यहाँ बीदर का जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर से एक कैंडिडेट आए हैं जो बीजेपी से, जिनको टिकट ना मिलने पर वो आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उन सेकुलर पार्टियों से है कि बीजेपी से निकलकर आने वाले, आप अपने आप को जब सेकुलर कहते हैं तो बीजेपी से आने वाले, वो चाहे एक्स-सीएम हो या चाहे कोई हो, बीजेपी से नाराज़ होकर आने वाले, टिकट ना मिलने पर आने वालों को आप अपने पास जो है ना मौका दे रहे हैं, तो आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है उस वक्त? जो जबकि जो है ना अवाम आपको सेकुलर पार्टी बोलकर आपको जिताती है, आपको वोट देती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जनता दल के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी से टिकट ना मिलने पर आकर जनता दल सेकुलर से ठहर गए। टिकट मिलने से पहले तक वो बिल्कुल कम्युनल थे, वो बिल्कुल जो है ना फ़िरक़ा परस्त ताकतों के साथ थे और जैसे ही टिकट नहीं मिलता वो सेकुलर बन जाते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि जब
इसका एनआरसी, तो पूरे लोग एक इत्तेहाद के साथ CAA के ख़िलाफ़ बीदर में बहुत बड़ी रैली, ऐसी रैली आज तक नहीं निकली, निकाल कर पूरे मुल्क में हर तरफ उसका एहतजाज होता रहा। कहीं शाहीन बाग बना, कहीं ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे में ABVP वालों की तरफ से एक रैली यहाँ बीदर में निकाली गई और उस रैली की सरपरस्ती करने के लिए यही हमारे सेकुलर जनता दल के जो MLA उम्मीदवार हैं, इन्होंने उसकी सरपरस्ती की और वो ये कह रहे थे कि ये बहुत सही कानून है और ये जो है ना, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जो है ना, मोदी साहब और अमित शाह साहब बिल्कुल सही कानून लाए हैं और इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब मुसलमानों को कट कर उनके ख़िलाफ़ कानून बनाया जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाखिल की गई जो आज तक जो है ना, उसका फ़ैसला नहीं हो पाया। तो ऐसे वक्त जो है ना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो खड़े हैं। और अभी हाल ही में कर्नाटक की कैबिनेट की लास्ट मीटिंग में यही जमात 4% रिजर्वेशन 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों का कैंसिल करती है। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देने वाले और शुक्रिया अदा करने वाले यही जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार हैं, जो आज मुसलमानों के बीच में घूमकर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब से जनता पार्टी, जनता दल और जनता दल सेकुलर, ये 3 नाम बदलते आए हैं पार्टी के, जब से बनी है तब से आज तक बीदर में ये पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी कभी कंपटीशन में नहीं रही, जीतना तो दूर की बात है, सेकंड नंबर पे भी नहीं रही। सिर्फ 1954 का एक इलेक्शन था जिसमें जनता दल का जो है ना कैंडिडेट अमरुद चिमकोड़ सेकंड नंबर पर आए थे। उसके अलावा जितने इलेक्शन हुए हैं सारे इलेक्शनों में जनता दल तीसरी और चौथे नंबर पर ही रही है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पर। और वोट बैंक नहीं रहने से पिछली मर्तबा जब जनता दल का अलायंस BSP से हुआ था तो बीदर की सीट उन्होंने BSP को छोड़ दी थी, वहाँ पर खुद मुकाबला नहीं करे। जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बंडप्पा कासिमपुर साहब यहाँ पर 65,000 वोट लेकर जीते थे और उसके बाद जनता दल में शामिल हुए और उसके बाद जब इलेक्शन आया तो जनता दल से वो बीदर से इलेक्शन नहीं लड़े बल्कि बीदर साउथ को चले गए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जनता दल का कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जनता दल का कोई वोट बैंक नहीं है। जनाब ये उम्मीदवार साहब जो जनता दल सेकुलर के हैं वो ऐसा लोगों को जाहिर करते हैं कि वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं वो कम्युनिटी के पूरे लोग जो है ना उनके साथ हैं, जबकि मैं आपको साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना पूरे के पूरे लोग आज जो है ना BJP के साथ हैं। वो लोग, हमारा जो उम्मीदवार है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है यहाँ पर जनाब रहीम खान साहब, वो एक इंतहाई सेकुलर उम्मीदवार है। तमाम तबक़ात की तायद उनको हासिल है और जो है ना ज़्यादातर जो है ना मैंडेट उनकी फेवर में है। हम हमेशा इलेक्शन के वक्त काम ये करते हैं कि पहले लोगों की रुझान मालूम करते हैं कि अक्सरियत किसके साथ है। मालूम करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमको किसकी तायद करना चाहिए, किसको जो है ना तायद नहीं करना चाहिए। हमने पूरा जो है ना रुझान हासिल करने के बाद, सब तरफ देखने के बाद अक्सरियती रुझान जब कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान साहब के हक़ में नज़र आया, तभी जो है ना हमने ये फ़ैसला किया कि हम जो है ना कांग्रेस के उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाएंगे और उसकी तायद करेंगे। और तमाम लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि जिधर अक्सरियत जा रही है, जिधर सारे लोगों का जहन बना हुआ है, आप सब लोग भी अपने वोटों को तकसीम होने ना दें, बल्कि जो है ना आप तमाम सेकुलर वोट एक जानिब अगर पड़ते हैं तो हम इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। आपको एक बात कह रहा हूँ, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जनाब जो जनता दल के जो कैंडिडेट साहब हैं वो सिर्फ जो है ना ओल्ड सिटी में फिरकर यहाँ के सिर्फ सेकुलर वोटों को, माइनॉरिटीज़ के वोटों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं ताकि जो है ना BJP को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुकाबला
उनके साथ नहीं है। मैं पहले ही बता चुका कि जनता दल कभी मुकाबले में नहीं रही, आज तक कभी भी नहीं रही। आप तारीख निकाल कर देख ले, तीसरे और चौथे नंबर पर रही है, कभी जो है ना मुकाबले में नहीं रही, और आज भी नहीं रहती, आज भी तीसरे नंबर पर ही रहेंगे वो। मगर उनका काम यह है कि माइनॉरिटीज़ के वोट और दीगर सेकुलर वोट्स को डिवाइड करें और उसका फ़ायदा रास बीजेपी को पहुँचे। हमने पूरे हलके का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद ही आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ये बात रख रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ जो है ना, हम अगर डिवाइड होते हैं तो फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। आज हमारी तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम तबक़ात के लोगों की, खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम तबक़ात के लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि ये जो फ़िरक़ा परस्ती का बीज जो बोया जा रहा है रियासत में, लोगों के जहन में जो फ़िरक़ा परस्ती का जहर फैलाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमको सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की ज़रूरत है और बड़ी होशमंदी के साथ सेकुलर वोटों को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। कांग्रेस अगर सेक्युलर है तो फिर बीजेपी के साथ जेडीएस के कैंडिडेट थे सीए एनआरसी के वक्त, ओल्ड सिटी के, खासतौर से ओल्ड सिटी के मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि एनआरसी सीए के वक्त तो विधायक रहीम खान जो है पूर्व विधायक, वो भी नहीं थे जनता के साथ। नहीं, मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अमल काम हुए हैं मैं उस बारे में बोला आपको एबीवीपी की रैली में। सबसे पहले जो क़ानून बनता है उसके विरोध में प्रोटेस्ट होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसकी फेवर में प्रोटेस्ट, वो तो कानून है, उसकी फेवर में क्या प्रोटेस्ट, वो क्या रैली निकालते, उसकी फेवर में क्या बात करते, ये बात बस अचंभे की बात है। ऐसा कभी भी कोई मौजूदा कानून की फेवर में कोई रैली नहीं निकाली जाती। उसके प्रोटेस्ट में जिसको वो नुकसान होता है उससे वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये फेवर में निकालने का कोई मतलब नहीं रहता। ऑलरेडी वो कानून बन गया सो रहता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रहता है। तो ये फार जो है ना, कोई अगर काम होता है तो ये नहीं। मैं बताना ये चाह रहा था कि सिर्फ जो है ना, आज जनता दल सेकुलर का टिकट हासिल कर लेने से वो सेकुलर नहीं बन जाते। हमारे मौसूफ कैंडिडेट साहब, वो जो है ना बीजेपी जहनीत, आदमी की जहनीत ख़राब रहती है, आदमी ख़राब नहीं रहता, उसकी जहनीत को परखा जाता है पहले, क्या किस जहनीत के हामिल है। बीजेपी में आखिरी वक्त तक टिकट जब दूसरे को अलाट हो जाता है तो उस वक्त बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, इसका मतलब उनको बीजेपी से प्यार है, बीजेपी के आइडियोलॉजी को वो मानते हैं, बीजेपी की जो नफ़रत फैलाने की जो पॉलिसी है उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे आदमी सिर्फ चोला बदल कर अगर आ जाते हैं तो जो है ना, उनके बहकावे में आकर अगर लोग जो है ना बेवकूफ़ बनते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह जो है ना आप बेवकूफ़ मत बनो। और तमाम लोगों को मैं बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद बोल रहा हूँ, हर आदमी के दिल में है कि वो जो है ना कांग्रेस की तायद करें यहाँ बीदर में, लेकिन जो है ना एक दूसरे से बात कर रहे सोच समझ कर। मैं आपसे डर रहा हूँ, आप मेरे से डर रहे, मैं खाली ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो है क्या भाई कैसा करेंगे, बोल रहे नहीं दिल की बात। मैं कहना चाह रहा हूँ आप दिल खोल कर बात कीजिए, डंके की चोट पर बात कीजिए। तमाम जो है ना आज फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा करना ज़रूरी है, हमारे मुल्क को बचाना है तो यहाँ के दस्तूर को बचाना ज़रूरी है। ये जो पार्टी है ये पार्टी दस्तूर के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ है। दस्तूर का कसम खाकर पार्लियामेंट में जो है ना आने के बाद दस्तूर के ख़िलाफ़ बात करते हैं। कुछ लोग जो है ना खालिस्तान की बात करते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोही के जो है ना मुकदमात हो जाते हैं, लेकिन वही जो है ना हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले के ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं होता। ये मुल्क जबकि जो है ना एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, आइन के तहत चल रहा है। सेकुलर मुल्क में जो बात भी होंगी यहाँ के संविधान के हिसाब से होंगी। संविधान के विरुद्ध बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों के खिलाफ क्यों केस नहीं होता, सिर्फ खालिस्तान की बात करने वालों के ऊपर केस होगा। हमारा बोलना यही है कि ये जो है सच की आवाज़ को दबाने का जो काम हो रहा है, और ये जो लीडर्स को वगैरह कई लोगों को ईडी के ज़रिए हो या जो है ना और दीगर एजेंसियों के ज़रिए डरा धमका कर या उनको जेलों में डालकर उनके ऊपर ऐसा कर कर, इस तरह जो है ना ये सियासत नहीं होती। सियासत इससे पहले भी होती रही है, मुल्क 65 साल से चलता रहा, ये सिर्फ 8-10 साल का ही मुल्क नहीं है।
65 साल से मुल्क चलता रहा, सारे लोग जो है ना यहाँ पर अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। मैं बीदर के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रहीम खान साहब जो हैं 15 साल से तकरीबन जो है ना 2 बार 4 साल और एक बार 5 साल की मियाद उन्होंने कर रहे हैं। इस 15 सालों में कहीं पर कोई जो है ना गड़बड़ नहीं हुई, कहीं पर जो है ना कोई अशांति नहीं हुई, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में जो है ना बीदर चल रहा है। इसी को बरकरार रखना है हमको। और तमाम तबक़ात के लोगों का जब हम सर्वे करें तो तकरीबन हर तबके के लोग जो है ना उनकी तायद में बात करते हैं। ख़ास तौर से गैर मुस्लिमीन में हम सर्वे करें, कोमटी समाज के लोग उनके साथ हैं, ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ हैं, सविता समाज के लोग उनके साथ हैं, मड़ीवाल समाज के लोग उनके साथ हैं, और ऐसे मैं कितनों के नामा गिनूं, गोंडल समाज के लोग उनके साथ हैं। ऐसे बेशुमार लोगों से हम सर्वे कर मालूम करें, तकरीबन हर तबके के लोग जो है ना उनके साथ हैं। तो फिर ऐसे आदमी को जो तमाम तबक़ात को लेकर चलता है, कोई नफ़रत की पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसे आदमी को जो है ना अगर हम वोट देकर कामयाब बनाते हैं। हाँ, अगर काम के बारे में अगर किसी की कोई शिकायत है, हो सकता है किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, अगर आपको किसी सुई की चुभन से अगर तकलीफ़ हो रही है तो सुई निकाल कर कोई सब्बल नहीं डाल लेता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पर जनता दल के जो उम्मीदवार आज हमारे पास हैं, इनकी हिस्ट्री पूरी औराद में महफूज है। औराद से ही यहाँ पर आए हैं। औराद के लोगों से जाके पूछिए इनके इख्तिदार में वहाँ के लोग कितने खुश थे और कितने जो है ना वहाँ पर लोगों ने जुल्म सहा है। वो जुल्म क्या बीदर वालों को सहना पड़ेगा अब। और पहली बात तो ये है कि वो जीतने के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन सिर्फ जो है ना माइनॉरिटीज़ के वोट को काटने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी गुज़िश्ता 3 मरतबा कोशिश करी, रहीम खान को नहीं हरा सकी। तो उनका एक नया फार्मूला ये आया कि उनके वोट जब तक काटने होंगे तब तक जो है ना हम जीत नहीं सकते। इसलिए जो है उनके वोटों को कौन काटेगा, तो कोई ऐसा आदमी काटेगा। इनके अंदर से पहले निकालने की कोशिश करो कि माइनॉरिटीज़ में कोई कैंडिडेट बनता है तो जो है ना बहुत अच्छा होता है। जब वो कोई नहीं बना तो फिर ऐसा आदमी जो माइनॉरिटीज़ में हंस बोल कर बात करके खाली ये मिठ्ठेपन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कड़वी दवा अगर कड़वी है तो वो पी लेना हमारे लिए बेहतर रहता है, लेकिन जो है ना अगर मीठा जहर है तो वो मिठास देखकर हम कोई जहर नहीं पी सकते। ये सिर्फ मीठे मीठे बातें करने से, खाली झुक के बात करने से, मिल जाने से ये कोई काम होने वाला नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तमाम सेकुलर अवाम एकजुट होकर भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पर अगर रहीम खान साहब को यहाँ पर मुंतखब करती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीदर में अमन और शांति बरकरार रहेगी। देखिए, मैं आपको शुरुआत ये सवालात करने के लिए पहली बात मैं यही बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी का आप सर्वे कर लीजिए, उसके फेवर में कितना रुझान है। आप जो है ना और किसी पार्टी का सर्वे कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सारे रुझान कलेक्ट करने के बाद बैठा हूँ बात करने के लिए। इसलिए जी नहीं, हमारा काम है अपनी बात रखना, मानना नहीं मानना लोगों की अपनी मर्जी होती है। और भी कई तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो लोगों का क्या जवाब है उनका? हम सबसे मुलाकात किए हैं। तो वो लोग भी कुछ आना था ना मैदान में? देखिए, मैदान में हर एक को आने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो करना है वो काम करते हैं। हमारे पास एक एग्जैक्टी का पैगाम है, हमारे पास इमाम एक ही होता है, भले ही लाखों की तादाद में मुख्तदी हों, लेकिन इमाम एक ही होता है। तो हम मुत्तहिद काम करते हैं, सारे लोगों से हम बात किए हैं, सारे लोग जो है ना हमारी बात से मुत्तफिक हैं और सब लोगों का रुझान कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात रख रहा हूँ आप लोगों के साथ। जी खान साहब, वो आवाज़ नहीं उठाते असेंबली में, जब क्या? मीडिया से बात करते हैं तो सिर्फ मीडिया पर ही आता है। नहीं लोग बोलते हैं जी, अब सेकुलर और कम्युनल के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, जो सेकुलर होने के बाद भी, कांग्रेस विधायक होने के बाद भी एमएलसी इलेक्शन में रहीम खान जी ने बीजेपी को क्यों वोट दिया? नहीं, उस बात का हमको इल्म नहीं है, अथेंटिकेशन नहीं है उसका कोई। वो ये ऐसा इल्ज़ाम है उन पर, वो उस वक्त की बात है जब जो है ना इकबाल अहमद सरड़गी जो है ना एमएलसी के लिए कैंडिडेट थे, उस वक्त की बात है, मुझे याद है ये, लेकिन उसका कोई अथेंटिकेशन नहीं है। सर
सर अभी जेडीएस के जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट वो लेकर आए, 100 बेड हॉस्पिटल वो लेकर, तो उनको क्या कोविड में भी वो काम किए बता रहे हैं। कोविड में अगर ओल्ड सिटी की बात करेंगे सर, ओल्ड सिटी की बात करेंगे तो कोविड में डे नाइट मैं बिल्कुल एक्टिव रहा हूँ, सुबह से शाम तक। आम दिनों में घर पे रेस्ट करता हूँ। कोविड में मेरे को देख के सर चेहरे से ज़रा ज़ईफ़ नज़र आता हूँ। सर आप इतनी उम्र के लोग बाहर नहीं निकलना, पहले ही आप लोग उन लोगों को अटैक होता है, वो होता है। हमको जो है ना डीसी ऑफिस से पास देने के लिए, नहीं आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको पास नहीं दे सकते, इस किस्म की बातें होती थी। तब भी कोविड में सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा मसरूफ़ मैं रहा हूँ। मैं तो कहीं पर जो है ना सूर्यकांत साहब का चेहरा भी नहीं देखा मैं कभी। अब वो उनके कोई आदमी कुछ करे होंगे, वो उसका मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता। क्या भी नहीं है क्या सर सूर्यकांत नागमल पंडित जी का? क्या कंट्रीब्यूशन? मुस्लिम समुदाय के लिए रहने दो या फिर कोविड के टाइम पे रहने दो? मुझे देखने में नहीं आया, बाहर का मेरे को इल्म नहीं है। वोट बैंक तोड़ने का काम ही कर रहे हैं। ये तो इस वक्त जो है ना वोट बैंक को फोड़ने का, वोट बैंक भी क्या, आपको सिर्फ ओल्ड सिटी में ही नज़र आएंगे ये सारी बातें। और एक और ख़ास बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोग आज जो है ना जनता दल के कैंडिडेट के साथ नज़र आ रहे हैं, ये कोई नए लोग नहीं हैं। 99 में जुल्फ़िकार हाशमी के ख़िलाफ़ काम करने वाले भी यही लोग थे। आप अगर तारीख में जाएंगे और मैं क्या उस जुल्फ़िकार हाशमी के साथ इन्होंने जब बच्चे थे उनको मालूम ही नहीं है उस वक्त के क्या हालात थे। जीते वक्त तो इनको तजुर्बा ही नहीं है कुछ। सारा काम करने वाले हम थे, जुल्फ़िकार हाशमी का पूरा काम हम कर रहे हैं, इनको तजुर्बा ही नहीं है। अब हैं, इनकी फैमिली का एक आदमी कैंडिडेट बनना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता बल्कि ऐलान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जनता दल का टिकट जो है ना किसी और को अनाउंस हो गया, इनकी फैमिली का आदमी गायब। भाई आज जो है ना ऐसी बात करने वाले पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो है ना ये इस किस्म की गलत बात सामने आना नहीं। कोई कोविड के टाइम में ओल्ड सिटी के अंदर हमारे तो देखने में कुछ नहीं आया। रहीम खान का क्या कंट्रीब्यूशन है सर कोविड के टाइम? ओल्ड सिटी में रहीम खान का भी कोई कंट्रीब्यूशन हमको नज़र नहीं आया। बाहर हिस्से में कर रहे होंगे, यहाँ उनके कुछ लोग जो है ना वो यूसुफ वगैरह हमारे साथ थे, लोगों के कामों में इसमें उसमें नज़र आए, वो सिटी प्रेसिडेंट यूसुफ वगैरह। रहीम खान को हम बहुत शिकायत करे कोविड के टाइम पे, लेकिन एक तो क्या था, ये जो कानून था ये कानूनी कुछ ऐसा था कि सारे पावर्स जो है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को थे। तो उस एतबार से खाली रहीम खान हम बोलते बैठे तो भाई आप पूछिए बंडप्पा कासिमपुर साहब क्या करे साउथ में, आप पूछिए ईश्वर खंडे साहब क्या करे भालकी में। नहीं एक बात बोल रहा हूँ मैं, हम तो यहाँ की बात करें, यहाँ जो विधायक थे उसकी बात कर रहे हैं। तो हर जगह का मसला ऐसे ही है कि टोटल पावर्स जो थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ज़रा डीसी जो है ना बात नहीं मान रहे थे। हुकूमत का जो भी जो है ना उनको हिदायत रहते थे, वो चाहे किसी भी एतबार से हो, वो उस पर अमल कर रहे थे। हमको तो ओल्ड सिटी के लिए रहीम खान साहब का ज़्यादा ताउन नज़र नहीं आया। खाली सर आपको नजर नहीं आया, एमआईएम के सदर बोलते हैं कि ओल्ड सिटी में रैंक दिया लॉकडाउन में, जैसे कि कुछ मंगाना हो या कुछ देना हो, वो बहुत से ऐसे काम किए बोलते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ वो सपोर्ट किए होंगे, मेरे साथ उनके सिटी प्रेसिडेंट थे, वो लोग उन्होंने काम किए हैं, उनके ही थ्रू काम किए होंगे, वो उनके ही बोलने पर करे होंगे। उनका पर्सनल बोल रहा हूँ मैं, उनका जो है ना आकर यहाँ पर लोगों से मुलाकात करना या यहाँ पर जो है ना कुछ करना उतना नज़र नहीं आया। और कौन सी भी ऐसी एक आध बात को पकड़कर हम जो है ना पूरे का पूरा मसला खड़ा नहीं कर सकते। आप जब काम करते हैं तो कुछ ऊंच नीच भी होती है काम में, आपको पॉजिटिव्स की तरफ निगाह रखने की ज़रूरत है। सिर्फ नेगेटिव्स अगर गिनते बैठेंगे तो काम नहीं होता। कांग्रेस ही इलेक्शन है, कंपटीशन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है इलेक्शन। इसीलिए मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि आप धोखे में ना आए और अपने वोटों को डिवाइड होने ना दें और एक तरफा अपने वोट दें और सारे लोग
अपने आप को कैंडिडेट समझकर जज्बे के साथ काम करें। सर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं रहीम खान जैसा डरना नहीं चाहिए, डर के अब सूर्यकांत के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं अब जेडीएस और कांग्रेस में है बोल रहे हैं कुछ लोग। नहीं, मैं तो जो रुझान कलेक्ट किया हूँ, जो पूरे लोगों से जो बातचीत किया हूँ, मेरे सर्वे के एतबार से बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इधर जेडीएस का कैंडिडेट दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। ये जो आपको थोड़े बहुत रूमर्स दिख रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह वो रूमर्स भी आगे जैसे जैसे टाइम करीब आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे। सर आप जवाब नहीं दिए विधायक रहीम खान साहब को कि इधर नॉर्थ है यहाँ के कुछ कानून आ जाता है तो विधायक रहीम खान साहब सवाल नहीं उठाए हैं, जाकर असेंबली में आवाज नहीं उठाए हैं, मीडिया से बात करके मीडिया पर ही खत्म कर देते हैं, गायब रहते हैं हर जगह। जब इल्जाम उनकी जरूरत जब रहती है तब गायब रहते हैं, ऐसा आरोप है। ऐसा है, वो किसी भी कम्युनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे जहाँ पर मसला ऐसा आ जाता है। अब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा डायनामिक एमएलए जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा डायनामिक एमएलए शायद रहीम खान साहब नहीं है, लेकिन हम जब बात आती है इलेक्शन की तो मौजूदा जितने कैंडिडेट्स रहते हैं उनमें से ही देखना पड़ेगा। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, एक बात नोट कर लीजिए, मैं स्कूल चलाता हूँ। स्कूल में किसी टीचर की अगर शिकायत आती है और जो है ना वो टीचर को मैं अच्छी नहीं पाता हूँ तो मैं उसको फौरी टर्मिनेट नहीं करता, मैं पहले किसी दूसरी टीचर का इंतज़ाम कर लेता हूँ, उसको अपॉइंट कर लेता हूँ, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो इस तरह अगर हमको रहीम खान साहब जो है ना पसंद नहीं है तो उसकी जगह हम एक मुतबादिल अच्छा और सेकुलर कैंडिडेट पहले तैयार करें, तैयार कर उसके मुकाबले में लाएं और उसके बाद इसको जो है ना रिजेक्ट कर दें, बजाय उसके कि हम जो है ना चोला बदल कर आने वाले लोग। सांप अगर अपनी कचली उतार देता है तो उसका जहर कम नहीं हो जाता, बल्कि वो और स्ट्रांग होकर जो है ना सामने आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ चोला बदल लेने से काम होने वाला नहीं, और जनता दल का जो है ना यहाँ पर कोई वोट बैंक नहीं है। ये जितना भी रूमर्स नज़र आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। सारे लोग जो है ना कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपका नाम बोलिए। मैं सैयद मंसूर अहमद खादरी, इंजीनियर, चेयरमैन खिदमत फाउंडेशन। शुक्रिया।